हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एनालिटिकल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था कि अगर एसी सप्लाई आरएलसी परिपथ को दिया जाए तो ऐसे केस में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना लैग करेगा या लीड करेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, और उसका लीडिंग या लैग होने वाला जो एंगल होगा वो कैसे पता लगा सकते हैं। वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन वो सारा सॉल्यूशन हमने निकाला था फेजर डायग्राम से, है ना। आज हम क्या करने वाले? आज हम यहां पे एनालिटिकल सॉल्यूशन, मतलब कि यहां पे मेथड अलग होगी लेकिन रिजल्ट वही आएंगे। तो एक अलग मेथड से हम यहां पे सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। फॉर्मूला वही आएगा, करंट का वही फॉर्मूला हम यहां पे डिराइव करेंगे जो हमें वहां पे मिला था, लेकिन मेथड अलग होगी जिसको हम बोलेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन। मतलब कि हम यहां पे फेजर डायग्राम के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास जो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो वो सारे एडजस्टमेंट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या कहता है और कैसे हमें यह सॉल्यूशन मिलता है। तो वापस वही कहानी में यहां पे रिपीट करूंगा। मान लो कि मैंने यहां पे जो वोल्टेज दिया है वो है V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। मान लो कि ये सर्किट में करंट का फ्लो है लेट्स से I। तो मैं इतना बता सकता हूं कि भाई अगर ये सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस में से भी I ही करंट जाएगा, कैपेसिटर में से भी I करंट जाएगा एंड इंडक्टर में से भी I करंट जाएगा, है ना। मतलब कि तीनों में से करंट का फ्लो सेम रहेगा, एक ही करंट तीनों में से फ्लो करेगा क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो बच्चों यहां पे मुझे ये बताओ कि ये वाले केस में तीनों में से करंट का फ्लो तो सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे जितना हमने पोटेंशियल दिया है, जितना हमने वोल्टेज दिया है, उसमें से थोड़ा इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा, थोड़ा इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा और बाकी का इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा। तो क्या मैं यहां पे जो मैंने वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज इज इक्वल्स टू इसके अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि भाई ये रेजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा लेट्स से वीआर के बराबर, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे लेट्स से इट इज वीसी के बराबर, और इंडक्टर के अक्रॉस में जो भी ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे लेट्स से वीएल के बराबर। तो यहां पे मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं यहां पे कि भाई ये जो मेरा V होगा ना, जो मैंने यहां पे वोल्टेज के तौर पे दिया है, ठीक है, वो VR प्लस VC प्लस VL के बराबर होगा, है ना। तो यहां पे V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल्स टू, बच्चों मैं VR को क्या लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट I इंटू R, उसमें से फ्लो होने वाला करंट इंटू रेजिस्टर, है ना, यही होता है उसके अक्रॉस का ड्रॉप। यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा, मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना बिल्डअप होगा वोल्टेज, तो भाई वो Q अपॉन C के बराबर। मान लो कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है Q चार्ज तक, ठीक है। अभी यहां पे मैं ये वाली प्लेट प्लस और ये वाली प्लेट माइनस ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में 1/4 साइकिल में अगर वो चार्ज हो रहा है तो इसके बाद वाली 1/4 साइकिल में डिस्चार्ज भी हो जाएगा, अगेन उसके बाद वाली 1/4 साइकिल में चार्ज होगा। लेकिन उस टाइम पे अगर पहले टाइम पे ये वाली प्लस थी तो अभी ये वाले टाइम पे ये वाला प्लस होगा, ये वाली प्लेट प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन जनरल सेंस में बोल दे रहा हूं कि भाई ये कैपेसिटर जब भी चार्ज होता है तब उसके ऊपर क्यू चार्ज आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी के बराबर। एल कितना हो सकता है तो आपको पता है, इट इज एल डी आई बाई डी टी। VL होगा L डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? इसको थोड़ा मैं सीधा लिख देता हूं, तो मैं सीधा लिखता हूं, पहले मैं इसको लिखता हूं L डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी, दैट इज इक्वल टू बच्चों होगा Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं, लेट्स से इट इज रिजल्ट नंबर 1 फॉर अस, ठीक है। अभी यहां पे क्या करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि करंट क्या होता है, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पे ये करंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से रिप्लेस कर दे,
तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा क्यू के टर्म में आ जाएगा, मतलब कि क्यू वेरिएबल वाला एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आई की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, लेट आई इज इक्वल्स टू, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। लेट आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आई डी क्यू बाई डी टी है तो भाई डी आई बाई डी टी क्या होगा, डी आई बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू, लगाओ ये फॉर्मूला, सो डी बाई डी टी ऑफ आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो भाई ये d इंटू डी डी स्क्वायर, एंड ये dt इंटू डी टी क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर, है ना। तो di बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, di बाई डी टी को बच्चों हम लिख सकते हैं यहां पे, इट इज नथिंग बट डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, है कि नहीं। क्या मैं लिख सकता हूं ये, जी बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर i डी क्यू बाई डी टी है तो di बाई डी टी क्या होगा, Q का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, है ना, मतलब कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर होगा, क्लियर है। तो अभी वही वैल्यू वापस यहां पे प्लेस करते हैं और नया रिजल्ट बनाते हैं, तो सो दैट मैं यहां पे बोल सकता हूं नाउ, अब मेरे पास ये हो जाएगा L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा R डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि आई की वैल्यू हमने डी क्यू बाई डी टी प्लेस कर दी, प्लस क्यू बाई सी, दैट इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको अब हम रिजल्ट नंबर 2 बोलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉर्मेट कुछ देखा देखा नहीं लगता आपको। अगर 11 स्टैंडर्ड को याद करोगे, जिसमें अगर ऑसिलेशन अगर आपने पढ़ा है ढंग से, तो वहां पे ऐसा ही एक सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेशन वाला एक फॉर्मूला वहां पे आया था, ऐसा ही इक्वेशन आपको वहां पे आया था, जिसको अगर मैं थोड़ा रिमेंबर करवाऊं तो डैम्प्ड ऑसिलेटर, अगर आपने सुना हो वो वहां पे ऐसा ही एक आपने देखा होगा, ठीक है। नहीं याद आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे कुछ रिलेट करने वाले है नहीं, बट इसको हम यूज करने वाले हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। आप देखोगे तो यहां पे अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये तो Q वेरिएबल का एक सेकंड ऑर्डर वाला एक डेरिवेशन या फिर डेरिवेटिव इक्वेशन बन गया, है ना, जिसको हम आगे जाएंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और इसी को सॉल्व करते 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 हम हमारे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। मतलब कि यहां पे अभी मेरे लिए करंट यहां पे वेरिएबल नहीं है, अभी वेरिएबल कौन है, Q है। टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो यहां पे Q मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गया है ना। सारा जो भी इक्वेशन बना है उसमें जैसे होता है ना कि y इज इक्वल टू समथिंग f ऑफ x, तो जैसे x की वैल्यू आप वेरी करते जाओगे वैसे वैसे ये y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, है ना। तो ऐसे केस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं इसको, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका y भी आता हो, dy बाई dx आता हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता हो, मतलब कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आते हो, ऐसा एक इक्वेशन बनना चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पे y की जगह पे जरा q को सोच के देखो, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सेकंड ऑर्डर वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया है ना, जहां पे ये वेरिएबल कौन सा है, q है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में आप डेरिवेशन लेते जाओगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते जाओगे, तो वहां पे वेरिएबल बनेगा y, जिसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लोगे, है ना। यहां पे हमारे पास है q का यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो ये मेरे लिए एक इक्वेशन बन गया, एक रिजल्ट बन गया। अभी इसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने देखा तो यहां पे करंट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये चार्ज को ही मैं चार्ज को ही यहां पे एजम्पशन लूंगा, चार्ज को ही एज्यूम करूंगा कि मान लो कि मेरे लिए ये चार्ज जो भी है ना, वो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, लेट चार्ज q इज इक्वल्स टू qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये करंट यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मुझे ये चार्ज को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, चार्ज को मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। और यहां पे यही केस हम यहां पे अज्यूम करने वाले कि मान लो कि इसका रिएक्टेंस XC है एंड इसका रिएक्टेंस लेट से XL है, तो ये वाले केस में भी हम क्या देखने वाले, XC इज ग्रेटर देन XL, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है,
आगे वाला केस भी हमने यही से सॉल्व किया था कि एक्स ग्रेटर देन एक्सएल, और यहां पे भी हम इसको एक्स ग्रेटर देन एक्सएल अज्यूम करके ही इसको सॉल्व करने वाले हैं ताकि दोनों रिजल्ट सेम मिले हमें, है ना। तो दोनों केस में हम सेम यहाँ पे असम्पशन लेने वाले एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो ऐसे केस में मुझे पता है, जैसे मैंने वहां पे भी समझा था कि अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो ऐसे केस में पूरे सर्किट का जो बिहेवियर रहेगा वो कैपेसिटिव नेटवर्क की तरह रहेगा, मतलब कि वहां पे करंट वोल्टेज को लीड करेगा, है ना, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई वहां पे करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे रहेगा, नहीं, वो बोलना गलत हो जाएगा, वो फाई जितना आगे रहेगा, है ना। तो करंट वोल्टेज से फाई जितना आगे रहेगा, तो ऐसे केस में क्या मैं चार्ज वोल्टेज से लेट्स से थीटा जितना आगे है, क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही क्या होता है? करंट होता है ना। तो मैं यहां पे बोल दूं कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तो ऐसे केस में करंट वोल्टेज से फाई जितना अगर आगे रहता है, तो क्योंकि मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट चार्ज को माना है, करंट को नहीं माना है, मेरे लिए जो फॉर्मूला बना है उसमें मैंने करंट को बीच में नहीं लाया हूं, मैं किसको बीच में लाया हूं? चार्ज को बीच में लाया हूं। तो अगर करंट फाई जितना आगे है वोल्टेज से, तो ऐसे केस में चार्ज वोल्टेज से थीटा जितना आगे हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, है ना। मान सकते हैं ना ये? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो मेरे लिए अगर यहाँ पे पोटेंशियल Vm sin ओमेगा टी है, तो ऐसे केस में चार्ज मेरे लिए क्या होगा? sin ओमेगा टी प्लस थीटा होगा, है ना। फाई करंट के लिए होगा, करंट फाई जितना आगे होगा। चार्ज के लिए मैं बोल सकता हूं फाई जितना नहीं, लेकिन चार्ज के लिए मैं बोल सकता हूं लेट्स से वो थीटा जितना आगे है ना। तो हमने ये मान लिया कि भाई, तो ऐसे केस में ये चार्ज क्या लिख सकते हैं हम लोग? QM sin ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये थीटा जितना आगे है ये दिखा रहा है हमें, है ना, क्योंकि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हमने यहां पे अज्यूम किया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो अब यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों मुझे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, रिजल्ट नंबर 2 है, उसमें मुझे कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है? देखो, एक तो Q की वैल्यू प्लेस करनी, दैट इज QM sin ओमेगा टी प्लस थीटा। दूसरी dQ/dt की वैल्यू प्लेस करनी, तीसरी d2Q/dt2 की वैल्यू भी प्लेस करनी है। तो ऐसे केस में मुझे वो सारी वैल्यू, देखो Q की तो डायरेक्टली प्लेस हो जाएगी, dQ/dt निकालना पड़ेगा, d2Q/dt2 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, dQ/dt निकाल लेते हैं। तो अगर Q = QM sin ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि dQ/dt क्या होगा? dQ/dt इज नथिंग बट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस Q, सो दैट इज QM sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, QM तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, तो वो बाहर निकल जाएगा। सो इट इज d/dt ऑफ sin ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि भाई क्यों हमने यहां पे थीटा लिया है? अगर करंट होता तो फाई लेता, यहां पे फाई नहीं ले सकता था। ठीक है, अगर करंट होता तो मैं फाई लेता, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहां पे चार्ज के लिए हमने फाई नहीं अज्यूम किया है। वो करंट के लिए फाई है, करंट फाई जितना आगे होगा, लेकिन चार्ज लेट्स से थीटा जितना आगे होगा। ठीक है, जो फाई से कुछ अलग एंगल है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप मन में कैपिटल टी अज्यूम कर लो, अभी बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो मन में ही अज्यूम करना है। तो इट इज QM इंटू साइन कैपिटल टी का डिफरेंशिएशन, इसको कैपिटल टी अज्यूम कर ले, तो साइन कैपिटल टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस कैपिटल टी, मन में अज्यूम किया है कॉस कैपिटल टी, जहां पे कैपिटल टी क्या है? ओमेगा टी प्लस थीटा है ना, इंटू d/dt ऑफ कैपिटल टी, मतलब कि ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, या थीटा तो कांस्टेंट होता है ना, थीटा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का यहाँ पे 90 डिग्री या कुछ भी यहाँ पे जो भी होगा, 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन 30 डिग्री 35 जो भी होगा, एक वैल्यू होगी, और उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो सकता है ना। हम 0 मान सकते हैं कोई भी एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब मैंने बोला कि 15 डिग्री, तो टाइम 2 सेकंड के बाद वो 15 डिग्री क्या 14 डिग्री हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको 0 मान सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बोलूं तो ओमेगा बाहर निकल टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं देखूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी पता है? QM इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू इतनी आएगी। सो हमें dQ/dt की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट यहां तक? ठीक है, तो ये dθ/dt, यहां पे ये मत समझिएगा कि dθ/dt वो एक वेरिएबल बनेगा, नहीं। यहां पे जो थीटा की वैल्यू आएगी, जितना लैग करेगा, लीड करेगा, वो पूरे सर्किट में
जब तक आप उसमें से करंट का फ्लो करवाते हो उतना ही पोटेंशियल देते हो, तो ऐसे केस में वो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा उसके लिए, है ना, इतना ही वो डिले करेगा या फिर इतना ही वो आगे रहेगा। तो ऐसे केस में थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे हम जीरो मान लेंगे, वो कांस्टेंट है इसलिए थीटा कांस्टेंट रहेगा। लैगिंग या लीड करने वाला या लैग होने वाला जो एंगल रहेगा वो सर्किट के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है, अगर हम इतना ही वोल्टेज देते हैं तो ऐसे केस में हम इसको कांस्टेंट मानेंगे तो फर्दर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा क्या, ओमेगा, ओमेगा बाहर, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। तो हमारे पास dq बाई dt की वैल्यू कुछ इतनी आई, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाल ली। उसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन भी कर देता हूँ तो अच्छे से रहेगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पार्टीशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पार्टीशन। ठीक, चलो ये पार्टीशन हो गया, ओके। टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लाइन पे थोड़ी ना चलना है अभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। तो अभी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो वो भी निकाल लेते हैं। सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, बच्चों इसको मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट, ध्यान से सुनिएगा, डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, यही तो बोल सकता हूं उसको मैं, है ना, यही तो बोल सकते हैं हम इसको, समझ में आया। यहां पे लिखा है ना हमने डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू है, यहां पे हमने निकाल लिया, लेट्स से इट इज रिजल्ट नंबर 3, तो हमने डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू तो यहां पे निकाल ली है, तो मैं ये वैल्यू वहां पे प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वही वैल्यू को प्लेस करूंगा, तो ये डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिए है, तो हम उसको डायरेक्टली यहां पे यूज कर लेंगे फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। तो ये क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक। चलो यहां से भी क्यू एम इंटू ओमेगा, क्यू एम एंड ओमेगा दोनों तो कांस्टेंट होते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। नाउ इसको भी मन में कैपिटल टी अज्यूम कर लो, तो अगर आप इसको कैपिटल टी अज्यूम करोगे तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन कैपिटल टी, और वो कैपिटल टी हमने मन में किसको अज्यूम किया है, ओमेगा टी प्लस थीटा को अज्यूम किया है ना, इनटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलो तो ये माइनस साइन बाहर, वापिस वही ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वापिस यहां पे ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये माइनस साइन भी आगे लगा दो, तो ये अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं माइनस क्यू एम, एक ओमेगा बाहर है दूसरा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये निकालना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो अब हम ये रिजल्ट नंबर 3 एंड रिजल्ट नंबर 4 को रिजल्ट नंबर 2 में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, ये रिजल्ट नंबर 3 एंड 4 को रिजल्ट नंबर 2 में प्लेस करने वाला हूं, तो बाय प्लेसिंग 3 and 4 इन 2, तो भाई अब मेरे लिए ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, मेरे लिए ये रिजल्ट बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये L इंटू, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा नहीं ध्यान से देखिएगा अभी, तो L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है ये माइनस में, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलो इतनी वैल्यू हमारे पास इसकी आई है, प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, दैट इज क्यू एम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, प्लस क्यू बाई सी एज इट इज, प्लस क्यू बाई सी एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, बरोबर है। चलो अभी ध्यान से देखोगे ना, तो ये
QM ओमेगा को क्या हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं? अच्छा, Q की वैल्यू हम प्लेस करना भूल गए। देखो Q की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करना भूल गए, तो Q की वैल्यू भी प्लेस कर दो। तो प्लस तीसरी टर्म ये जो है Q बाई सी, जिसमें Q की वैल्यू आप प्लेस कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस Q की वैल्यू हम लिखेंगे QM साइन ओमेगा टी, क्योंकि डिवाइड बाई सी है तो सी रहेगा, QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक, चलो तो अभी आप देखो ध्यान से, तीनों टर्म में से हम QM ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करता हूं, ये QM बाई सी वाली जो टर्म है ना, वहां पे एक्चुअली ओमेगा वाली टर्म नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ओमेगा से मल्टीप्लाई भी किए एंड ओमेगा से डिवाइड भी कर लिए। ठीक है, ताकि हम QM ओमेगा तीनों टर्म में से कॉमन निकाल सके। ठीक है, तो बस मैं यही कर रहा हूं, मैंने क्या किया, तीनों टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड पे QM ओमेगा को कॉमन निकाल लिया, तो ये QM ओमेगा कॉमन निकल गए। तो यहां पे बचा क्या, एक ओमेगा बचेगा, यहाँ पे एक ओमेगा बचेगा ना, ओमेगा स्क्वायर है तो एक ओमेगा बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां पे इतना बचा, ओके, प्लस यहां पे क्या बचेगा, QM ओमेगा तो बाहर निकल गए, तो ये R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। और तीसरी चीज क्या बची, यहां पे, यहां से भी QM ओमेगा बाहर निकल गया, तो यहां पे बचा होगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो इतना बचा होगा, दैट इज इक्वल्स टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? चलो, अभी ये ओमेगा एल को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों ओमेगा एल को हम एक्सएल लिख सकते हैं। 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी को हम XC लिख सकते हैं, है ना, रिएक्टेंस के तौर पे। तो भाई ये वैल्यू हम प्लेस कर दे क्या? जी बिल्कुल प्लेस कर देते, किसकी वेट करें। तो यहां पे आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो QM इंटू ओमेगा जो हमने कॉमन निकल, कहां गया पॉइंटर, हाँ यहां पे है। अच्छा, यहीं से निकाल लेते, उसके बाद आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे QM इंटू ओमेगा। अभी ध्यान से देखिएगा, पहले मैं R वाली टर्म लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और यहां पे देखो ये XL हो जाएगा और ये XC हो जाएगा। जरा सोचो, दोनों के साथ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो क्या मैं दोनों में से यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को कॉमन ले सकता हूं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हो। तो टर्म क्या आएगी आपके पास, टर्म कुछ ऐसी आएगी, XC माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, कैसे लिखा मैंने? तो ये दोनों टर्म को देखो, ये दोनों टर्म को आप देखोगे तो उसमें से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन निकल सकता है ना। और ये जो ओमेगा एल होगा, माइनस है ना उसके आगे, तो उसको हमने एक्सएल लिखा तो इसको बाद में लिखा। और ये 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हमने एक्सएल लिखा तो उसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, तो हमें कुछ ये वाली टर्म मिल गई। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहां तक? ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये वाली टर्म आई। अभी बच्चों यहां पे एक और एजम्पशन हमें लेना है, ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना यहां पे कुछ काम नहीं हो सकता है, तो ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम क्या एजम्पशन लेने वाले हैं, देखो ये जो R है ना बच्चों, R, ये R को मैं लिखूंगा cos फाई। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, अच्छा R को नहीं लिखते, थोड़ा और आगे जाते हैं उसके बाद हम इसको लिखते हैं। तो पहले हम यहां पे क्या करने वाले हैं, तो पहले यही जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है उसको पहले तो Z से डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग, Z से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहां पे लेट हम कंसिडर करेंगे, यहां पे लेट इंपेडेंस ऑफ सर्किट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ये वाले केस में XC माइनस XL आया, तो ये XC माइनस XL का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, लेट से इट इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, और आपको पता है ये इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सर्किट, है ना, ये होता है इंपीडेंस।
तो अगर हम ये दोनों साइड पे नहीं, लेकिन एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे नहीं करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर Z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या करने वाला हूं मैं, इंपेडेंस से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय Z टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे Z से। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई वाला Z, इसको यहीं पे रखते हैं, QM Z इंटू QM इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये QM इंटू ओमेगा इंटू Z हो जाएगा, और जो डिवाइड हुआ होगा ना वो सबके साथ डिवाइड होगा। देखो वो Z, क्योंकि ये एडिशन है ना, तो जो डिवाइड होगा ना वो इसके साथ भी डिवाइड होगा, वो ये वाली टर्म के साथ भी डिवाइड होगा, है ना। तो ये Z दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज नथिंग बट R बाई जेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। कॉस ऑफ, कहां गया पॉइंटर, हाँ, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, प्लस एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। तो अब बच्चों एक और टर्म यहां पे हम अज्यूम करने वाले हैं, बहुत सारे एजम्पशन आएंगे, ध्यान से देखते जाओ। तो एक और टर्म यहां पे अज्यूम करने वाले हैं, दैट इज R बाई जेड को हम यहां पे कंसिडर करेंगे कॉस फाई, एंड ये जो एक्सी माइनस एक्सएल बाई जेड है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे साइन फाई, ठीक है। ये जैसे एक एजम्पशन है। सो लेट R बाई जेड इज इक्वल्स टू कॉस फाई, ठीक है। इसका प्रूफ भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना मन में एज्यूम कर लेते हैं, भाई एजम्पशन हो सकता है। एजम्पशन अगर आपको मैं इसका प्रूफ दूं ना, तो प्रूफ यहां से निकल के आएगा। कहां से? अगर इसका प्रूफ चाहिए आपको तो चलो प्रूफ भी दे देता हूं। तो इसका प्रूफ कहां से आएगा? यहां से आएगा। क्या आपने ये डायग्राम देखा है? ठीक है, ये डायग्राम देखा, देख लिया ना। अभी एक काम करो, ये VRM है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये VRM की वैल्यू हमने यहां पे प्लेस की थी, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये होता है। तो अगर हम इसको करंट से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा क्या? रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। और यहां पे VCM माइनस VLM, इसको भी हम करंट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा VCM बाई IM माइनस VLM बाई IM। तो ये VCM बाई IM हो जाएगा XC, एंड VLM बाई IM क्या हो जाएगा? हाँ, XL, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं चाहूं तो मैं इसको, ये वैल्यू को मैं लिख सकता हूं XC माइनस XM, ठीक है, सॉरी XC माइनस XL। और उसी तरीके से अगर मैं यहां पे ये वैल्यू जो भी है मैक्सिमम रिजल्टेंट की, वो VM है, अगर VM को IM से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा इंपीडेंस, है ना। तो कुल मिला के देखें तो यहां पे हम यही ट्राइंगल को हम R XC माइनस XL एंड Z से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई ये जो होगा ना, ये जो लेंथ है, ये VRM को हम IM से, सबको IM से डिवाइड कर दो, इन शॉर्ट सबको IM से डिवाइड कर दो, क्योंकि V बाई I क्या होता है? R होता है। तो सबको IM से डिवाइड कर दो, VRM बाई IM हो जाएगा रेजिस्टेंस, VCM माइनस VLM बाई IM हो जाएगा XC माइनस XL, एंड ये VM बाई IM हो जाएगा Z, ठीक है। तो यहीं से देख लो cos फाई क्या होना चाहिए। इसकी वैल्यू अब मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं Z इंपेडेंस। इसकी वैल्यू में IM के साथ डिवाइड करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाली लेंथ जो भी होगी, ये वाली जो साइड है इसको मैं लिख सकता हूं R, और ये वाली जो साइड है इसको मैं लिख सकता हूं XC माइनस XL। तो खुद ही देख लो ना भाई, cos फाई क्या होगा? पास वाली डिवाइड बाई हाइपो, है ना। पास वाली मतलब कि ये अगर हमने ये फाई माना है तो cos फाई क्या होना चाहिए? पास वाली डिवाइड बाई हाइपो, वो क्या होगी? R बाई जेड। हुई कि नहीं हुई? तो एजम्पशन ऐसे ही नहीं लिए, एवरेज हमने एजम्पशन नहीं लिया है, उसके पीछे का ये प्रूफ भी है ना। ये जो आप ट्राइंगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन फाई क्या होना चाहिए? तो XC माइनस XL डिवाइड बाई हाइपो, है ना, सामने वाली डिवाइड बाई हाइपो, मतलब कि XC माइनस XL डिवाइड बाई Z। तो ये होगा हमारा साइन फाई, ठीक है। तो बस यही एजम्पशन हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ठीक है। तो समझ में आया क्या किया, कैसे मैंने इसको R लिखा, कैसे मैंने इसको XC माइनस XL लिखा, कैसे मैंने इसको Z लिखा। क्योंकि ये जो रेशियो होते हैं ना वो मेंटेन रहेंगे। आप बोलोगे कि सर ये तो सिर्फ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के रेशियो है, उस हिसाब से ये साइड है, तो भाई उसको आप करंट से डिवाइड, तो सबको करंट से डिवाइड करोगे ना,
सबको करंट से डिवाइड करोगे, VRM को IM से डिवाइड करोगे, VCM को IM से, और VLM को भी IM से, और ये VM को भी IM से, सबको IM से अगर डिवाइड करोगे तो रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ये रेशियो मेंटेन रहेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको सबको IM से डिवाइड करके हम इसको लिख सकते हैं। यही लेंथ रेजिस्टेंस भी दिखा सकती है, यही लेंथ ये वाली जो है सामने वाली, ठीक है, यही लेंथ हमें XC माइनस XL भी दिखा सकती है, और यही लेंथ हमें इंपेडेंस Z भी दिखा सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो वहीं से हमने ये चीजें लिखी है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका है, तो उसी को यहाँ पे यूज करते हैं। तो R बाई जेड क्या होगा, cos फाई, अभी देखा है ना मैंने, ये R है, ये Z है, और ये XC माइनस XL है, और ये एंगल फाई है। ठीक है, तो ये R बाई जेड क्या होगा, cos फाई। उसी तरीके से XC माइनस XL बाई जेड क्या होगा, सामने वाले डिवाइड बाई हाइपो, वो हो जाएगा sin फाई। तो एवरेज हम यहाँ पे एजम्पशन नहीं ले रहे, इसके पीछे का हमारे पास प्रूफ भी है। ठीक है, तो मैं लेने वाला हूं R बाई जेड इज इक्वल टू cos फाई, एंड XC माइनस XL डिवाइड बाई जेड में इसको लेने वाला हूं sin फाई। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे। तो अगर जैसे ही हम यहाँ पे ये वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो ये QM इंटू ओमेगा इंटू जेड, R बाई जेड को हम लिखेंगे cos फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, चलो प्लस XC माइनस XL डिवाइड बाई जेड को हम क्या लिखेंगे, इट इज साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सॉरी, यहां पे मैंने फाई लिख दिया गलती से, इट इज थीटा, सॉरी फॉर दैट, इट इज थीटा। सो ये होगा थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। क्लियर है। चलो अभी बच्चों यहां पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक एक्सपांशन है कॉस का। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा याद कर लेना इसको। तो ये कॉस, बच्चों जब भी कॉस अल्फा प्लस बीटा आता है तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, तो इसका एक्सपांशन होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अगर बीच में यहां पे प्लस है तो वहां पे माइनस होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ट्रिगो में ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे इसको याद रखेंगे। तो भाई हमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, देखो यहाँ पे cos फाई cos समथिंग, और यहाँ पे sin फाई sin समथिंग। ठीक है, तो आप एक ऐसा अजम्पशन ले लो कि भाई ये जो फाई है वो अल्फा है मेरे लिए, और ये ओमेगा टी प्लस थीटा है वो बीटा है मेरे लिए। तो ये है अल्फा, ये है बीटा। ठीक है, तो क्या हमें ये एक्सपेंशन दिया गया है, तो क्या उसके ऊपर से हम ये नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो बस मैं यही इस्तेमाल करूंगा, तो इसके ऊपर से मैं इसको रिड्यूस करके ये टर्म को क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं QM इंटू ओमेगा इंटू जेड, इसको मैं लिखूंगा कॉस, देखो बीच में प्लस है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आता है, अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमारे केस में बीच में प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमारे केस में यहां पे बीच में, अच्छा एक काम करता हूं, एक और चीज यहां पे कर लेता, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी आपको, नहीं तो क्या है कि ये बायोलॉजी वाले बच्चे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको अल्फा नहीं लेता हूं, मैं ओमेगा टी प्लस थीटा जो भी है ना, यहाँ पे जो मेरे पास ओमेगा टी प्लस थीटा जो भी है ना, ठीक है, उसको मैं अल्फा अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये अल्फा उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी आपको राहत हो जाए। वैसे कॉस एक इवन फंक्शन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे उसके लिए मैं इसको अल्फा अज्यूम कर लेता हूँ और इसको बीटा अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से ये होगा हमारे लिए अल्फा, ये होगा बीटा। ठीक है, तो बीच में प्लस है तो यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन में बीच में प्लस है तो उसके रिलेटेड यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको अभी लिखूंगा कॉस, आप समझ सकते हो अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखा हो मुझे, कॉस अल्फा क्या है हमारे लिए, ओमेगा टी प्लस थीटा, माइनस बीटा मतलब कि फाई, है ना। तो देखो कितना सिंपल हो गया एकदम, मतलब पूरा जो एक्सपांशन था वो एक ही टर्म में कॉम्प्रेस होके हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा VM साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कुछ इतना आया, ध्यान से देखिए। अभी इसको कंपेयर करो दोनों साइड पे, ठीक है, अभी इसको दोनों साइड पे कंपेयर करो। तो भाई इसके हिसाब से ये होना चाहिए कि VM का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। पूरा लिख सकते हैं ना, ये पूरा लिख सकते हैं। तो VM का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है वोल्टेज किसके बराबर होता है, I इंटू आर के बराबर होता है ना। वोल्टेज I इंटू आर के बराबर होता है,
तो यहां पे जरा देखो ना, आर है जेड, जेड का काम क्या होता है, इंपिडेंस ऑफ सर्किट, मतलब कि ऑफर्ड रेजिस्टर बाय दैट सर्किट, है ना। तो ये रेजिस्टर का काम करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये रेजिस्टर की वैल्यू के बराबर है तो ये क्या होना चाहिए, करंट की वैल्यू के बराबर, मतलब कि क्यूएम इंटू ओमेगा क्या होना चाहिए, आईएम होना चाहिए। तभी हम आईएम इंटू जेड वीएम के बराबर होना चाहिए, है ना। ये हम बोल सकते हैं। दोनों को कंपेयर, भाई रिजल्ट क्या मिला, ये वैल्यू इसके बराबर आई, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका जो मल्टीप्लायर टर्म है वीएम है, वो वीएम की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। और ऐसे केस में वी हमें पता है आई इंटू आर के बराबर होता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, जेड। तो इसका मतलब यह हो कि क्यूएम इंटू ओमेगा ये टर्म क्या होनी चाहिए, करंट के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो बस यही एजम्पशन हम यहां पे लेंगे। तो मैं यहां पे फर्दर इसको एज्यूम करता हूं, लेट QM इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू IM। सो अब मेरे लिए ये रिजल्ट बन चुका है IM इंटू जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से बच्चों हमें एक चीज नोटिस कर ली कि भाई यहां से IM जेड का वैल्यू VM के बराबर, है ना। तो सो दैट मैं ये लिख सकता हूं कि IM इज नथिंग बट इक्वल टू VM बाई जेड, मतलब कि ये हो जाएगा VM बाई जेड की वैल्यू क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो ये आ गया हमारे पास IM, वही किए थे ना, वहां पे भी वही किए थे। तो IM की वैल्यू यहां से निकाल लिए, पता कर लिया हमने IM की वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद अभी इसको डील करते हैं। भाई ये कॉस का एंगल देखो ना, ये कॉस का एंगल देखो, दिखा आपने कॉस का एंगल, ठीक है। भाई ये बोलता है अगर ये दोनों मैच करके इसके साथ, और क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई यहां पे कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू साइन ओमेगा टी के बराबर होनी चाहिए, ऐसा ये बोलना चाहता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भाई कॉस और साइन दोनों एक तो नहीं हो सकते ना, लेकिन यहां पे इतना बोल सकते हैं कि भाई ये थीटा माइनस फाइव जो भी है ना, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि ये कॉस किस में कन्वर्ट हो गया हो, साइन में, तभी तो ये दोनों टर्म को हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड है वो तो हमने इक्वल मान के ये रिजल्ट निकाल लिया, दैट इज द रिजल्ट, है ना। तो एम्पलीट्यूड तो इक्वल हो गए, अभी बारी आई ये दो टर्म की, ठीक है, जो यहां पे हमें नेचर दिखा रही है सर्किट में, ठीक है। तो यहां पे साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यहां पे ये थीटा माइनस फाइव की वैल्यू कुछ पाई बाई टू जैसी होनी चाहिए, ताकि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा या फिर जो भी हो, पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा जो भी हो, वो हमें सीधा साइन के बराबर दिख सके, है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो ये थीटा माइनस फाइव को बच्चों में क्या मान लेता हूं, माइनस पाई बाई टू मान लेता हूं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि थीटा माइनस फाइव कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि यहां पे हमें कॉस वाली ये टर्म साइन वाली टर्म में कन्वर्ट होती दिखे, है ना। तो इसीलिए थीटा माइनस पाई, यहां पे थीटा माइनस फाइव क्या होगा, माइनस पाई बाई टू। अभी मैंने माइनस पाई बाई टू क्यों यहां पे अज्यूम किया वो भी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। सो इसके ऊपर से ये दूसरा हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो हियर दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, दूसरा रिजल्ट ये आएगा कि यहां पे ये थीटा माइनस फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाई टू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये माइनस पाई बाई टू होगा तो ही ये कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, है ना। और तभी हम ये दोनों रिजल्ट को इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है ना। तो दोनों रिजल्ट इक्वल मान सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो थीटा माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अभी ये भी समझो कि कैसे ये माइनस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू वो साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, वो भी समझा देता हूं, ठीक है। देख लो, कॉस अगर मान लो कि यहां पे मैं थीटा माइनस फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाई टू प्लेस करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा। इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। एक काम करो, अगर आप समझ सकते हो कि माइनस पाई बाई टू प्लस समथिंग वो फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाता है तो ठीक है, तो यहीं से आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, पहले माइनस को कॉमन निकालोगे।
तो माइनस को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। भाई कॉस माइनस समथिंग, कॉस ना इवन फंक्शन है, तो ये माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा। माइनस को खा जाएगा मतलब कि कॉस इसकी वैल्यू पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी के बराबर ही रहेगी, है ना। और ये कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो हो गई ना बात क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए हमने थीटा माइनस फाइव को हमने क्या अज्यूम किया, माइनस पाई बाय 2 अज्यूम किया। क्लियर हुआ, ताकि ये कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 फर्दर साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाए। तो इसी के हिसाब से हमने थीटा माइनस फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 अज्यूम कर ली। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो, तो उसके हिसाब से तो फाइव क्या होना चाहिए, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा बच्चों की फाइव की वैल्यू क्या आनी चाहिए। सो अगर थीटा माइनस फाइव माइनस पाई बाय 2 के बराबर है तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाय 2 को यहां पे लेके आओ, फाइव को वहां पे लेके जाओ। या फिर एक काम करते हैं कि हम थीटा की वैल्यू ही लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस पाई बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस पाई बाय 2। अगर आपको लिखना है तो इसको माइनस पाई बाय 2 प्लस 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सीधा लिखो उल्टा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो अब हम करंट की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि थीटा हमें मिल चुका है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, देखो करंट किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे करंट किसके बराबर है, करंट dq बाई dt के बराबर है। और ये dq बाई dt किसके बराबर है, dq बाई dt हमारे पास q ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा के बराबर है ना। तो हम एक काम करते हैं, करंट dq बाई dt के बराबर है और ये dq बाई dt qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा के बराबर है, तो वहीं से रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये करंट कितना आएगा, देखो हमारे पास करंट आएगा, करंट I इज इक्वल टू दैट इज dq बाई dt, but that dq by dt can be written as qm into omega into क्या है हमारे पास, देखो cos of omega t plus theta, cos of omega t plus theta। सो qm ओमेगा की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे देखो qm into ओमेगा की वैल्यू हमने im अज्यूम किया, तो वहां पे वैल्यू प्लेस कर दो qm ओमेगा की जगह पे im, ठीक है। तो qm ओमेगा की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे im, और ये cos ओमेगा टी प्लस थीटा जो भी आया बच्चों, तो ये cos ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 प्लस 5, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 प्लस 5, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस पाई बाय 2 प्लस 5, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा im cos ऑफ, वही कहानी माइनस कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5, है ना। तीनों में से माइनस कॉमन लिए ना, तो माइनस कॉमन लिए इसलिए माइनस बाहर निकल गया, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा टी माइनस 5 को मैं माइनस ऑफ ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिखने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से। हमें पता है कि कॉस कैसा फंक्शन होता है, तो कॉस फंक्शन होता है इवन, तो ये माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे im इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको पूरा एक थीटा मान लो, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हम ओमेगा टी प्लस 5 को पूरा एक थीटा मान लिए, तो ये हो गया हमारे पास, अभी नहीं cos नहीं, अभी ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो करंट का वैल्यू क्या आया हमारे पास, करंट आया im साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब कि ये कहना चाहता है, घुमा फिरा के इतना डेरिवेशन करने के बाद फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दैट इन दिस केस, कौन सा केस, व्हेन xc इज ग्रेटर देन xl एट दैट टाइम, अगर वोल्टेज vm साइन ओमेगा टी है, तो ऐसे केस में करंट क्या आएगा, im साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। मतलब कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से 5 जितना एंगल, है ना। क्लियर हुआ, तो इतना डेरिवेशन करने के बाद फाइनली वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट। समझ में आ रहा है, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत के बाद मिला है। जो फेजर डायग्राम में यूं ही चुटकी में हमने इसको सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहां पे थोड़ा इतना डेरिवेशन लगेगा, जहां पे im क्या होगा, जहां पे वेयर मैं लिख सकता हूं, वेयर im इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, im इज इक्वल्स टू vm अपॉन z, जहां पे z क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर।
ठीक है, तो वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड। और एक चीज फाई कितना होगा, चलो फाई भी पता कर लेते हैं, वहां पे फाई भी निकाला था ना, तो फाई कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, साइन फाई एंड कॉस फाई, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो एक काम करते हैं ना, यहीं से साइन फाई डिवाइड बाय कॉस फाई कर लेते हैं, क्योंकि साइन फाई डिवाइड बाय कॉस फाई क्या होता है, टेन फाई होता है, तो यहीं पे मैं रिजल्ट लिखता हूं टेन फाई, ऑटो सेव, हाँ चला गया ऑटो सेव में, सो टेन फाई दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई डिवाइड बाय कॉस फाई, और ये साइन फाई की वैल्यू कितनी है, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड है, सो एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड है, ये पूरे ब्रैकेट के डिवाइड बाई जेड है, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस फाई कितना है, तो आर बाई जेड है, तो देखो यहां से जेड जेड छम्मा छम्मा हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर बचेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर, ठीक है, तो वही तो रिजल्ट वहां पे भी आया था फेजर डायग्राम वाली मेथड में, कि I इज इक्वल टू क्या था, XC ग्रेटर देन XL वाले केस के लिए I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया था, मतलब कि वो दिखा रहा है कि भाई XC ग्रेटर देन XL है, तो ये जो सर्किट है उसका नेचर कैपेसिटिव नेटवर्क के बराबर रहेगा, मतलब कि करंट वोल्टेज को लीड करेगा, कितना एंगल लीड करेगा, फाई जितना एंगल लीड करेगा, है ना, और तब ये फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो एंगल निकालना हो कितना एंगल, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो वही रिजल्ट हमने वहां पे फेजर डायग्राम वाली मेथड से भी यही रिजल्ट निकाला था। फर्क इतना है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा डेरिवेशन चला, हमने क्या मान के लिया, यहाँ पे हमने पहले तो Q वाले वेरिएबल के एक फंक्शन बना दिया, चार्ज वाला फंक्शन बना दिया, और फिर हमने ये मान के लिया, यहाँ पे ये मान लिया कि भाई ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज क्योंकि XC ग्रेटर देन XL है, तो पहले से हमें इतना तो पता था कि भाई ये नेटवर्क में करंट लीड करने वाला है, तो हमने ये मान लिया कि भाई मान लो कि चार्ज थीटा जितना लीड कर रहा है, अगर वोल्टेज इतना है तो चार्ज का फंक्शन ये बनेगा, चार्ज थीटा जितना लीड करेगा, ठीक है, तो चार्ज थीटा जितना लीड करेगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे, ये सारे डेरिवेशन करते रहे, और फिर फाइनली तब हम जब भी वैल्यू पे पहुंचे तब हमने देखा कि अगर चार्ज थीटा जितना लीड करता है तो करंट कितना लीड करेगा, तो भैया करंट यहां पे फाई जितना लीड करेगा, और वही रिजल्ट वापस यहां पे लेके आए, ठीक है, सो ये हो गई हमारी एनालिटिकल मेथड, ठीक है, आप समझ सकते हो कितनी लेंथी मेथड है, बोर्ड की एग्जाम में अगर इसको पूछना है तो 4 मार्क्स में पक्का पूछ सकते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है, खैर चलो हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड तो देख चुके हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टाइम, तो इसके बाद वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं रेजोनेंस। आई होप सो कि आपको ये एनालिटिकल मेथड समझ में आई होगी, ठीक है, पूरा डेरिवेशन है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस। बच्चों ये रेजोनेंस क्या है, ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस बोलो या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर एक सिंपल अगर मुझे सेंटेंस में दिखाना तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, मतलब कि इसका मतलब यह होता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी के जिसके ऊपर सर्किट में से बहने वाला करंट मैक्सिमम हो उसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक बात बताऊं, आपने वो एफएम रेडियो सुना है क्या, सर सुनते हैं ना एफएम रेडियो, अच्छा पुराने जमाने वाले रेडियो पता है वो नोच आता था जिसको आपको घुमाना पड़ता था, और घुमाते 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 आप पर्टिकुलर चैनल को ट्यून करते थे, याद आया कुछ, अभी तो मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही वो सारी चीजें दी जाती है, लेकिन पुराने जमाने में जो मोबाइल थे ना, या फिर अभी भी कुछ एम्पलीफायर बोल गया, कुछ ऐसे MP3 प्लेयर भी आते हैं, अब अभी भी आते हैं कि जिसके अंदर आप FM रेडियो सुन सकते हो, उसके लिए आपको ट्यून करना पड़ता है, या फिर अगर आपने देखा होगा तो आपके जो कार है ना उसके डेक के अंदर भी जो भी वो टच स्क्रीन वाले नहीं, पुराने वाले जो नोच वाले आते थे, तो उसमें भी बटन आता है, उसको प्रेस करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है, ठीक है, तो ये जो ट्यून जो शब्द है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो रेडियो नहीं देखा है तो भाई दूसरा एग्जांपल ले लो, टीवी, टेलीविजन का रिमोट है ना, आप क्या करते हो, एक बटन प्रेस करते हो, चैनल चेंज हो जाती है, तो अल्टीमेटली उसके पीछे का जो भी लॉजिक है, लॉजिक तो नहीं बोलेंगे, उसके पीछे की जो सर्किट है कि जो आपको पर्टिकुलर चैनल दिखाती है, अल्टीमेटली वो होती क्या है पता है, आरएलसी परिपथी होता है, वो आरएलसी परिपथी होता है, और आप क्या करते हो, ट्यून करके, मतलब कि वो पर्टिकुलर चैनल को सेट करके आप क्या करते हो, आप अल्टीमेटली उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो जैसे आपने यहां से
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो उस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी वाला जो भी सिग्नल होगा वो सिग्नल आपको सुनाई देगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी सिग्नल होंगे वो आपको नहीं सुनाई देंगे एफएम के केस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको हम ट्यूनिंग बोलते हैं, लेकिन ट्यूनिंग के पीछे जो कंसेप्ट चलता है वो किसका चलता है, यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो क्या होता है उसमें। देखो हमने यहां पे देखा कि यहां पे अगर मुझे ये वाला आरएलसी परिपथ है उसमें से मैक्सिमम करंट को फ्लो करवाना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, यहां पे देखो ये वाली देखो या फिर रेजोनेंट फेजर डायग्राम वाली मेथड देखो, हर एक मेथड में हमने देखा था कि आईएम मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना होता है, वीएम बाई जेड के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई कोई भी आरएलसी परिपथ, देखो ये आरएलसी परिपथ होना बहुत ही जरूरी है। जी हां, सच में आपका जो एफएम रेडियो जो भी होता है ना, जो आता था पुराना नोच वाला, तो उसमें आरएलसी परिपथ ही होता है, और जो नोच से आप घुमाते हो तो उससे अल्टीमेटली आप किसको चेंज कर रहे हो पता है, आप कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपके रिमोट में जो भी आता है ना वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आप अल्टीमेटली क्या करते हो, रिमोट से आप जो भी बटन प्रेस करते हो वहां पे जो लगी टीवी के अंदर जो लगी हुई जो आरएलसी परिपथ की जो सर्किट है, आप अल्टीमेटली क्या करते हो, ये सी को चेंज कर रहे हो। तो सी को चेंज करने से आप अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो यही होता है वहां पे। तो होता यह है कि यहां पे सारा खेल ना मैक्सिमम करंट पाने का है, मैक्सिमम करंट हमें चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने देखा कि जब भी आरएलसी परिपथ होता है तब मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है वीएम बटे, ध्यान से सुनिएगा, वीएम बटे जेड के बराबर, ठीक है। वीएम बटे जेड के बराबर। फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वीएम बटे, ध्यान से सुनिएगा, वीएम बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इतनी होती है। यहां पे मान लो कि एक्सी फॉर द केस फॉर होम वी आर डिस्कसिंग, दैट इज इन दैट केस एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है। ऐसा अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो कि हम जिस केस की बात कर रहे हैं वहां पे एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है। तो ऐसे केस में फॉर दैट केस ओनली दिस इंपीडेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। भाई कोई फर्क नहीं आएगा, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो भी ये तो होल स्क्वायर ही है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है, लेकिन अभी के लिए इतना अज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहां पे अभी सोच के मुझे बताओ, आप ही सोचो और आप ही मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां पे मैक्सिमम करंट चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम करंट पाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करंट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है, इंपीडेंस को मुझे कम करना पड़ेगा, इन शॉर्ट बोलूं तो इंपीडेंस को कम करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि वीएम तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, जो हमारे घर में आता है और या फिर जिस सर्किट में वो यूज हो रहा है उसके लिए जो वीएम, जो वोल्टेज का जो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, वीएम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे केस में अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए तो मुझे कंपलसरी, क्योंकि वीएम कांस्टेंट है तो कंपलसरी जेड को डिक्रीज करना पड़ेगा। जेड को डिक्रीज करना पड़ेगा मतलब कि हम रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक्सी एंड एक्सएल को चेंज करना हमारे हाथ में है। क्यों क्यों हमारे हाथ में है, उसके पीछे की वजह यह है कि भाई एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब कि मैं बोल सकता हूं इसको मैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। उसी तरीके से अगर मैं बोलना चाहूं कि एक्सएल, तो ये भाई एक्सएल जो भी होता है ना वो होता है ओमेगा एल, मतलब कि फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई एफ एल। तो भाई बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ओनली, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये सी भी चेंज नहीं करना, मुझे एल भी चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। तो जस्ट फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करो, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो अपने आप ये एक्सी एंड एक्सएल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सी एंड एक्सएल हमने तब बोला था कि वो सिर्फ सी के ऊपर या एल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, अल्टीमेटली आप क्या करते हो, ट्यून करते हो जब भी एफएम को, तो क्या करते हो आप, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो ना। हमारे पास जो भी रेडियो स्टेशन है उसकी हमें क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी, है ना, मेगाहर्ट्ज, सर्टेन मेगाहर्ट्ज 94.3 माई एफएम, ठीक है। तो ये है क्या 94.3, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से यहां पे एक्सी चेंज हो सकता है, एक्सएल भी चेंज हो सकता है। तो भाई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि जिसके लिए ये एक्सी एंड एक्सएल चेंज होते 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 होते
बराबर हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों के बराबर। मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी हमें ऐसी मिलेगी कि जिसके लिए ये दोनों चेंज, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करना स्टार्ट किया तो उस हिसाब से चेंज होते 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 एक टाइम ऐसा आया कि जिसके लिए, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास XC इज इक्वल्स टू XL हो गया। ठीक है, XC इज इक्वल्स टू XL हो गया, तो जरा सोचो कि XC इज इक्वल्स टू XL है तो XC माइनस XL क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि तब ये टर्म तो 0 हो गई, और ये टर्म 0 हो गई तो बचा सिर्फ रेजिस्टेंस, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे केस में क्योंकि ये जो टर्म थी, प्लस जोड़ वाली टर्म थी, वो 0 हो चुकी है, तो ऐसे केस में हमें पॉसिबल मैक्सिमम करंट मिल सकता है ना। तो पॉसिबल मैक्सिमम करंट ये वाले केस में क्या हो सकता है, Vm/R हो सकता है ना। और वो कंडीशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी भाई, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगी उसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहां से ये सर्किट में से मैक्सिमम करंट को पाना है, तो वो मैक्सिमम करंट, पहले तो ये समझ लो कि ये मैक्सिमम करंट Im में भी मैक्सिमम करंट, Im में भी उसकी मैक्स वैल्यू, ये जो Im लिखे ना उसमें भी उसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल, तो Vm/R हो सकती है ना, Vm/R हो सकती है। क्योंकि तब हम मान ले कि अगर ये ब्रैकेट 0 हो चुका हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। देखो एक बार सर्किट हमने बना दी ना, तो उसके बाद हम C की वैल्यू एंड L की वैल्यू एंड R की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते, कि वो फिजिकल कंपोनेंट है तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम फ्रीक्वेंसी को जरूर चेंज कर सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से अगर XC चेंज हो रहा है, XL चेंज हो रहा है, तो कौन सी टर्म यहां पे 0 हो सकती है, तो भाई ये ब्रैकेट 0 हो सकता है। और अगर हम मान ले कि अगर मुझे ये Z को मिनिमम बनाना है, तो उसके लिए मुझे ये ब्रैकेट को 0 करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम इसको 0 बना सकते हैं, है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। और मान लो कि जब ये 0 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा, तब ये सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और वो कितना होगा, Vm/R होगा। मतलब कि जो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसकी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, सर्किट में फ्लो होने वाली Vm/R हो सकती है ना। तो ये वैल्यू अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना पड़ेगा। और वेरी करते करते एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी बच्चों कि तब ये ब्रैकेट 0 हो चुका होगा। ठीक है, तो टू गेट दिस Im max, लेट, वो फ्रीक्वेंसी पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट दिस XC माइनस XL इज इक्वल्स टू 0, है ना। इनका स्क्वायर 0, मतलब कि ये खुद 0 हुए होंगे तो ही उनका स्क्वायर 0 है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी वेरी करते 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 एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ गई कि जिसके लिए XC माइनस XL का होल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। XC माइनस XL का होल स्क्वायर 0 हो गया, तब मैं बोल सकता हूं कि सर्किट में पॉसिबल मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 नहीं होगा, तो उनकी अगर कोई कुछ वैल्यू होगी, तो ऐसे केस में Z इससे ज्यादा ही मिलेगा, जो यहां पे हमें मिल रहा है ना, R के बराबर, उससे ज्यादा, R प्लस समथिंग हमें कुछ मिलेगा, है ना। तो ऐसे केस में करंट जहां यहां पे जो मिल रहा है उससे कम ही मिलेगा, है ना, उससे कम ही करंट फ्लो करेगा। तो मैक्सिमम करंट इतना फ्लो कर सकता है ये सर्किट में। और तब यहां पे हम बोलेंगे कि XC माइनस XL का होल स्क्वायर 0 होगा। फर्दर इसको बोल सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये होता है कि XC माइनस XL खुद 0 होंगे। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि XC इज इक्वल्स टू क्या हुआ होगा, XL हुआ होगा, इज इक्वल्स टू XL हुआ होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/ωc, और इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल। मतलब कि 1/ωc की वैल्यू तब ओमेगा एल के बराबर हुई होगी। मतलब कि मैं यहां पे ओमेगा को एक साइड पे रखता हूं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली ना बच्चों, इसको हम बोलेंगे ओमेगा नोट। मतलब कि यही होगी हमारे लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसको उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा नोट दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, या फिर अगर आपको एफ के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो। इसको अगर आपको लिखना है इसको, तो एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या होगा वो, सो इट इज नथिंग बट 2πf0 दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC। मतलब कि f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f0 की वैल्यू 1/2π√LC होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। ये होगी हर्ट्ज में, ये होगी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी के जिसके लिए सर्किट में से बहने वाला करंट मैक्सिमम हो। ठीक है, आरएलसी परिपथ में फ्लो
करने वाला करंट मैक्सिमम हो, उसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और मिलेगी बच्चों, आपको मिलेगी। आप फ्रीक्वेंसी जैसे वेरी करते जाओगे, आप बोलोगे कि सर कंपोनेंट तो एक बार फिक्स कर दे तो फिर कैसे हम ये फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं? भाई मिलेगी, आपको वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपको करना क्या है? आपको फ्रीक्वेंसी तो वेरी करना है। जैसे कि रेडियो में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं ना, जो नोच, अल्टीमेटली उससे हम क्या कर रहे हैं, स्टेशन को ट्यून कर रहे हैं। आप ऐसा बोलते हो, मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी उसको सेट कर रहे हैं, तो हम वेरी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। आपको लगता है कि हम वेरी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेटली हम किसको चेंज कर रहे हैं? हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, है ना, हम ट्यून कर रहे हैं उसको, है ना। तो अल्टीमेटली एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हमें मिलेगी कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होता नजर आएगा। यही होता है ना कि जिस स्टेशन को हम ट्यून करते हैं तो वो हमें क्लियर सुनाई देता है, लेकिन उसके आजू बाजू वाले जो स्टेशन है वो हमें नहीं सुनाई देते। क्यों? क्योंकि वहां पे जिस स्टेशन को हमने ट्यून किया है वो स्टेशन पे मैक्सिमम करंट अचीव हो रहा है। क्योंकि हमारा जो एंटेना है ना एफएम का, वो तो सभी सिग्नल को रिसीव करता है, लेकिन उसमें से हमें ट्यून करना पड़ता है। हमें वो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ती है कि जहां पे हमें मैक्सिमम करंट मिले। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो स्पीकर होता है ना, वो करंट ड्रिवन होता है, मतलब कि करंट के हिसाब से वो करंट को, मैं ये बोल सकता हूं कि करंट को वो साउंड में प्रोड्यूस करके देता है ना। आपका जो स्पीकर लगा होता है एफएम में, तो अल्टीमेटली यहां पे करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप पर्टिकुलर 94.3 को सेट नहीं करते और 94.1 को सेट करते हो तो थोड़ा डिस्टोर्टेड आपको आउटपुट सुनाई देता है ना। ऐसे केस में क्या होता है कि भाई आप पर्टिकुलरली ये 94.3 है, मान लो कि यहां पे ये 94.3 है, तो आपने ये इसको ट्यून किया, तो ऐसे केस में आपको सुनाई तो देगा, एम्पलीट्यूड तो है, लेकिन वो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए आपको डिस्टोर्टेड आवाज सुनाई देगी। यही होता है ट्यूनिंग में, यही होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी फ्रीक्वेंसी के जिसके ऊपर आरएलसी परिपथ में से बहने वाला करंट हमें क्या मिलता हो, मैक्सिमम मिलता हो, है ना, उसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसकी एप्लीकेशन ही यही है, जहां पे हम जहां जहां हम ट्यूनिंग करते हैं ना, वहां वहां पे यही रेजोनेंट का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने नीचे सेंटेंस यहां पे आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ही हमने उठाया है, तो ध्यान से देखो। रेजोनेंट कंडीशन अचीव करने के लिए हमें भाई यहां पे XC इज इक्वल टू XL होना जरूरी है। मतलब कि सिर्फ L एंड C या फिर RL एंड RC, सिर्फ ये कंडीशन से, मतलब कि सिर्फ L नेटवर्क, सिर्फ C नेटवर्क, सिर्फ RL नेटवर्क, सिर्फ RE का कॉम्बिनेशन, इससे काम नहीं चलेगा। तीनों कंपोनेंट होने जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि रेडियो के अंदर RLC तीनों होते हैं, तीनों होने जरूरी है। सिर्फ RL से काम नहीं चलेगा, सिर्फ RC से काम नहीं चलेगा। मतलब कि आपको यहां पे लग रहा है कि सर यहां पे तो 1/R के बराबर हो जाएगा, तो ये तो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि सर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दो ना, काम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा। ये कंडीशन अचीव करने के लिए आपको यहां पे RL एंड C तीनों कंपोनेंट चाहिए, RLC तीनों कंपोनेंट चाहिए। क्योंकि रेजोनेंट की कंडीशन ये है, रेजोनेंट की कंडीशन क्या बोलती है कि भाई आपका XC XL के बराबर होना चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया भी गया है कि मान लो कि हमने एक सर्किट में इंडक्टर लिया है 1 मिली हेनरी का, कैपेसिटर लिया है 1 नैनोफेरेड का, और रेजिस्टेंस की दो अलग अलग वैल्यू ली है। एक बार रेजिस्टेंस लिया है 100 ओम, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है 200 ओम। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, भाई इसके लिए मैक्सिमम करंट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने जब ओमेगा 0 को कैलकुलेट किया, तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC होता है। तो ये वैल्यू सारी प्लेस की, L एंड C की वैल्यू प्लेस करने के बाद हमने पता चला कि भाई ये ओमेगा क्या होना चाहिए, 10⁶ रेडियन पर सेकंड, मतलब कि 1 मेगा रेडियन पर सेकंड, है ना, 1 मेगा रेडियन पर सेकंड। तो यहां पे जब हमारे पास ये वाले केस में जब हमने इंडक्टर इतना लिया होगा, कैपेसिटर इतना लिया होगा, और रेजिस्टर पहले केस में 100 ओम लिया है, तब हमें ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मैक्सिमम करंट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। हम जैसे फ्रीक्वेंसी को वेरी करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब वेरी करते करते हम 1 मेगा रेडियन पर सेकंड पे पहुंचेंगे ना, तब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, कौन से वाले केस में, जब R 100 ओम होगा तब। ठीक है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा ब्लू कलर वाला प्लॉट, किसके लिए, जब रेजिस्टेंस हमने 100 ओम रखा होगा तब। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे ये प्लॉट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू इतनी मिलेगी आपको। लेकिन अगर यहां पे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम लेता हूं, तो देखो उससे उससे ये नीचे वाला जो ग्राफ है ना, ये
ब्लैक कलर वाला ग्राफ, ये दिखा रहा है 200 ओम वाला प्लॉट, ठीक है। तो देखो उससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि आपको 1 मेगा रेडियन पर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी पे ही आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन ड्यू टू द रेजिस्टेंस ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम करंट कितना मिलता है, रेजिस्टेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिलता है Vm/R के बराबर। तो पहले वाले केस में क्या था, देखो चेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, 1 मेगा रेडियन पर सेकंड पे ही 100 ओम वाले रेजिस्टर की वजह से मैक्सिमम करंट मिला था, और 1 मेगा रेडियन पर सेकंड पे ही हमें 200 ओम वाले केस में मैक्सिमम करंट मिला। लेकिन दोनों मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली करंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आप समझ सकते हो उतना करंट फ्लो करेगा कम, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ। तो यही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी मैं ये समझा देता हूं आपको, हाँ ये समझ में आ गया कि भाई रेजोनेंट कंडीशन अचीव करने के लिए तीनों होने जरूरी है, ठीक है। It is important to note that resonant phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit with resistance, ठीक है। ये होना जरूरी है, तीनों होंगे तो ही ये कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी कैसे आपका जो रेडियो है वो ट्यून करता है, तो उसके लिए आपको समझना है कि आप जैसे ही वो नोच घुमाते हो ना, तो उससे अल्टीमेटली सी चेंज हो जाता है। सी जैसे ही चेंज होता है तो उसके रिलेटेड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी यहां पे मान लो कि 1 नैनोफेरेड है, मान लो कि मेरे नोच के घुमाने से सी की वैल्यू चेंज हो गई, तो उसके रिलेटेड नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, है ना। और वो नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती जो भी रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, मतलब कि आपका स्पीकर उसी को सुनाएगा, बाकी सारे के करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियर अबाउट जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे कि आपने बोला कि भाई आपको 94.3 माई एफएम सुनना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे नोच को घुमाओगे जिसकी वजह से सी चेंज होगा, सी उस तरीके से चेंज होगा कि ताकि ओमेगा जीरो क्या हो जाए, 94.3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 94.3 माई एफएम, ठीक है, 94.3 मेगाहर्ट्ज हो जाए। तो उस तरीके से वो सी को चेंज करेगा ताकि उसकी ओमेगा जीरो क्या मिले, 94.3। अब हो क्या रहा है कि आपका एंटेना सारे सिग्नल को रिसीव है, बिग एफएम भी रिसीव हो रहा है, माई एफएम भी, रेडियो मिर्ची भी, रेड एफएम भी, सारी चीजें रिसीव हो रही है। उसमें से आपको सुनाई कौन सा देगा, सुनाई देगा ओनली माई एफएम। क्यों, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसकी है 94.3, जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो सिग्नल पे वो रिसीव होने वाली वो सिग्नल पे आपको मैक्सिमम करंट फ्लो होता नजर आएगा सर्किट में से, और जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है स्पीकर उसी के सिग्नल को आपको साउंड में कन्वर्ट करके दे देगा। बाकी भी हो रहे हैं, लेकिन होगा क्या, बाकी के करंट जो भी होंगे, बाकी के रिलेटेड जो भी करंट होंगे, वो सारे नियर अबाउट जीरो होंगे, तो आपको सिर्फ वही सिग्नल सुनाई देगा जो आपने सेट किया है। समझ में आ रहा है। तो ट्यूनिंग इसी को बोला जाता है। आप क्या करते हो, वेरी करके सी को चेंज करते हो, तो उसके रिलेटेड आपको नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो जो भी रिसीव होने वाले सिग्नल है, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये ट्यूनिंग किए हुए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ सेट करती है, मैच करती है, उस पे आपको मैक्सिमम करंट फ्लो होता नजर आएगा, और वही करंट को आपका स्पीकर साउंड में कन्वर्ट करके आपको सुनाई देगा, है सुनाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो ये चैनल देख रहा हूं, मैं तो ये चैनल सुन रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली पीछे जो हो रहा है वो कंसेप्ट ये है रेजोनेंट का। समझ में आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। उम्मीद करता हूं कि यहां पे रेजोनेंट कंडीशन आपको समझ में आ गई है ना, और उसका यूज क्या है डे टू डे लाइफ में। आप एफएम में इसका यूज दे सकते हो, रिमोट कंट्रोल से आप जो चैनल ट्यून करते हो तो वहां पे भी आप इसका यूज देख सकते हो। ट्यूनिंग का मतलब यही होता है कि आप यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, मतलब कि नई फ्रीक्वेंसी, तो उसके साथ मैच करने वाला जो भी सिग्नल होगा वहां पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, बाकी सारे सिग्नल के करंट जीरो हो जाएंगे। तो आपको वही दिखाई देगा, वही सुनाई देगा कि जहां पे करंट मैक्सिमम है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट मैक्सिमम है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बस यही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।